नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस सेशन में अपने चर्चा करने वाले हैं अगस्त माह की क्रोनोलॉजी के बारे में। आज का अपना प्रथम सेशन रहने वाला है। आइए माँ शारदे को वंदन करते हुए आज के प्रथम सेशन का आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। साथियों, आज अपना जो प्रथम बिंदु है वह रहने वाला है भारतीय विदेश मंत्री की मॉरिशस यात्रा। किसके बारे में? अभी जो हाल ही में अपने जो विदेश मंत्री जी हैं, कौन? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी है, इनकी 2 दिवसीय यात्रा रही थी। किसकी? मॉरिशस की। कहाँ गए थे? तो यह मॉरिशस गए थे 16 और 17 जुलाई 2024 को। इस यात्रा के दौरान बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा होती है और द्विपक्षीय समझौते होते हैं भारत और मॉरिशस के मध्य। कौन-कौन से वह समझौते हैं, आइए चर्चा करते हैं। अंतरिक्ष सहयोग को लेकर इनमें चर्चा होती है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम अनुसंधान संस्थान के विकास के लेकर इनके मध्य चर्चा होती है। संस्कृत और भारतीय दर्शन के लिए आईसीसीआर के नवीनीकरण को लेकर इनके मध्य बातचीत हुई और भारतीय आवर्जन अभिलेखागार है, उसको डिजिटलीकरण को लेकर इनके मध्य वार्ता होती है। इन अहम मुद्दों के साथ-साथ कुछ अपने विदेश मंत्री जी के द्वारा कुछ संस्थाओं का उद्घाटन भी किया। कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं, बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली है, आइए जानिए साथियों। जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया और जन औषधि केंद्र जहाँ पर मॉरिशस में उद्घाटन किए, उसकी विशेषता यह है कि भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र है ये। कहाँ पर? इसका उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। इसलिए आप स्टार मार्क लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने लिए रहने वाला है। उन्होंने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में, मॉरिशस की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट लुइस है। वहां पर मैत्री उद्यान का भी क्या किया साथियों? उद्घाटन किया है। किसका? मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसी के साथ तीसरी जो महत्वपूर्ण है वो है आधुनिक चिकित्सा सुविधा का भी क्या किया? उद्घाटन किया है। आधुनिक चिकित्सा सुविधा का क्या भी किया है? उद्घाटन किया मेरे प्रिय साथियों। और इसके साथ 12 उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी क्या किया था? उद्घाटन किया था। तो ये प्रमुख 4 चीजें तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। कौन-कौन सी? तो भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी के द्वारा। कहाँ पर? तो मॉरिशस में। मैत्री उद्यान का उद्घाटन विदेश मंत्री जी के द्वारा किया गया और आधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन भी मॉरिशस में विदेश मंत्री जी के द्वारा किया गया और 12 उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी क्या किया गया? उद्घाटन मॉरिशस में किया गया। इस प्रकार ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और विदेश मंत्री जी ने 7वीं पीढ़ी के मॉरिशस नागरिकों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड भी वितरित किए। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो ये था साथियों अपने जो विदेश मंत्री जी हैं उनकी मॉरिशस यात्रा के बाद में महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की। इसी के साथ अपना जो दूसरा बिंदु रहने वाला इंपॉर्टेंट वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, आइए जानिए। हेनले क्या करता है साथियों? यह जो पासपोर्ट होते हैं, पासपोर्ट कौन से? कि जिससे अपने दूसरे देशों में यात्रा कर सकते हैं। तो वह पासपोर्ट की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के माध्यम से बताई जाती है। ताकत या स्ट्रेंथ से यहाँ तात्पर्य यह है कि उस वीजा से, उस सॉरी पासपोर्ट से अपने कितने देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। जिस पर अपने पाकिस्तान का दौरा करना है या अपने को पाकिस्तान में विजिट करना है, तो अपने को क्या चाहिए? पासपोर्ट के साथ-साथ वहाँ पर वीज़ा भी लगाना पड़ेगा। जब दोनों गवर्नमेंट के पाकिस्तान की गवर्नमेंट और भारत की गवर्नमेंट के द्वारा वीज़ा अप्रूवल किया जाता है, तभी अपने क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान जा सकते हैं। इसी प्रकार क्या है कि अपने ऐसे देश में जाएँ जहाँ पर ओनली फॉर पासपोर्ट के माध्यम से ही अपने दूसरे देशों की यात्रा कर सकें। तो वह बताता है क्या करता है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स उस पासपोर्ट की ताकत बताता है कि उस पासपोर्ट के माध्यम से कितने देशों में अपने या डेस्टिनेशन पर अपने यात्रा कर सकते हैं वीजा फ्री। तो जो शीर्ष स्थान पर है वो साथियों कौन है? सिंगापुर है। सिंगापुर का पासपोर्ट इतना शक्तिशाली है, प्रभावशाली है कि वह 227 जो डेस्टिनेशन है उनमें से 195 डेस्टिनेशन पर बिना वीजा की यात्रा अपन कर सकते हैं। अपने को वीजा लगाने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे स्थान पर आते हैं वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन आते हैं। ये 192 देशों में क्या कर सकते हैं? वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। वहीं बात करूँ अपने भारत की, तो भारत इस क्रम में 82वें स्थान पर आता है
और भारत 58 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। ये अपने भारत के लिए रोचक जानकारी है और यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो ये हेनली क्या करता है, पासपोर्ट की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, प्रभावशालीता है, वह यह बतलाता है। तो ये थी साथियों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की सूची, जो अपने को पहले पता होना चाहिए। सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है, सिंगापुर है। भारत कौन से स्थान पर है, तो 82वें स्थान पर है और 58 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। यही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चर्चा करूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रहने वाला फैक्ट है वो है, चीन ने बनाई, किसने साथियों, चीन ने बनाई विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। कार्बन फाइबर यानी फाइबर की ट्रेन बनाई है और विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है, जिसकी स्पीड की बात करूं तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली यह ट्रेन होगी। और जो लोहे वाली ट्रेनें होती है, आयरन वाली, स्टील वाली, उनकी तुलना में 7% कम ईंधन की खपत भी यह ट्रेन करने वाली है। तो ये ट्रेन क्या लेने वाली है, बहुत सुविधाजनक रहने वाली है। और इतिहास में पहली बार कार्बन फाइबर ओनली पैसेंजर ट्रेन का अनावरण अभी हाल ही में चीन के द्वारा किया गया है। बात करूं ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो चीन की कंपनी है किंग दाओ सिफांग कंपनी द्वारा इस ट्रेन को बनाया गया है। ठीक है साथियों, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद चर्चा करूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी 3 दिवसीय यात्रा रही थी। कितनी साथियों, 3 दिवसीय यात्रा रही थी। इन 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वह पहले तो रूस जाते हैं और उसके बाद ऑस्ट्रिया जाते हैं। और रूस जाने पर यह सबसे पहले मॉस्को में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हैं। किसके साथ, तो वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। और महत्वपूर्ण 9 समझौतों पर ये समझौता हस्ताक्षर करते हैं। और उससे पहले 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता दोनों ने मिलकर की और अहम मुद्दों पर इन्होंने वार्ता की। उनमें से महत्वपूर्ण जो इन्होंने कड़ी के रूप में कार्य किया तो वह द्विपक्षीय व्यापार को लेकर किया। इन्होंने टारगेट बनाया है कि 2030 तक $100 बिलियन तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित करने पर दोनों ने सहमति व्यक्त की कि अपने क्या करेंगे, 2030 तक दोनों के मध्य इस प्रकार व्यापार को संचालित करेंगे कि हमारा जो टर्नओवर है वो $100 बिलियन का हो। तो इस प्रकार अहम मुद्दों पर लेकर इनके मध्य चर्चा हुई और 9 समझौतों पर इन्होंने क्या किए, आपस में हस्ताक्षर किए। वो आप इनमें से देख सकते हैं। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है ये यही रहने वाला है। कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए, 9 समझौतों पर। और मुख्य समझौता यही है कि 2030 तक $100 बिलियन तक विदेशी व्यापार को लक्ष्य निर्धारित करना। और यह यात्रा कब हुई थी, तो 8 से 10 जुलाई 2024 को 3 दिवसीय यात्रा की। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वह साथियों, इस यात्रा के दौरान रूस के द्वारा रूस का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ स्टेट एंड्रयू द अपोस्टल, उससे माननीय मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड की जो घोषणा की गई थी वो 2019 में की गई थी और इसके बाद उनको अच्छी तरह से दर्शाकर 2024 में यह अवार्ड दिया है। कौन सा, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। किसे नवाजा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अवार्ड से नवाजा है और ये रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रूस को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें यह पुरस्कार कैमलिन सेंट एंड्रयू हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया। और इसकी घोषणा है वो 2019 में की गई थी। और 300 वर्ष पहले शुरू किए गए इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय नेता हैं और यह अपने आप में बहुत खास बात है। उसके बाद बात करूं ऑस्ट्रिया प्रवास की, तो ऑस्ट्रिया यह 9 जुलाई 2024 को ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं। और पूर्व में इंदिरा गांधी के बाद 41 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा थी। इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। वर्ष 1949 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी 1955 में पहली बार ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए और उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1971 में ऑस्ट्रेलिया की पहली यात्रा पर गई और वह 1983 में दूसरी बार ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गई थी और उसके बाद अपने मोदी जी ही गए हैं। तो ये ऑस्ट्रिया प्रवास की प्रमुख बातें थी जो मैंने आपसे
साझा की है। ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी की प्रचंड जीत। ब्रिटेन में साथियों भी आम चुनाव हुए, किसको लेकर? वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 सीटों के लिए जो अभी चुनाव हुए थे, किस किस के मध्य? तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के मध्य ये चुनाव होते हैं, और इसमें जो विजयी होती है वो लेबर पार्टी क्या होती है? प्रचंड जीत हासिल करती है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। यूरोपीय देश ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए आम चुनाव हेतु मतदान 4 जुलाई 2024 को संपन्न हुए। इसमें लेबर पार्टी ने प्रचंड जीत जाहिर की और 14 वर्ष बाद सत्ता में वापस आई है। ब्रिटेन के इन आम चुनाव के बाद कीर स्टारमर की अगुवाई वाली प्रमुख विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी ने 411 सीटों पर विजय हासिल कर प्रचंड जीत जाहिर दर्ज की है, और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी इस चुनाव में 121 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी। और अब जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? कीर स्टारमर बने हैं। कौन? कीर स्टारमर बने हैं, और जो ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये थे साथियों ब्रिटेन के आम चुनाव, जिसके बारे में अपन ने जाना। और उसके बाद ये प्रमुख अगर टॉपिक की बात करें तो जैविक उत्पादों के लिए भारत और ताइवान के बीच समझौता हुआ है। तो अपने से प्रश्न यही बनता है कि किस देशों के मध्य जैविक उत्पादों के लेकर समझौता हुआ है? तो भारत और ताइवान के लिए मध्य जैविक उत्पादों के लेकर अभी हाल ही में 8 जुलाई 2024 को यह समझौता हुआ है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है, और इसके बाद कोई इसमें विशेष परीक्षा उपयोगी तथ्य नहीं है। और बात करूं कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024, ये क्या है साथियों? तो यह जीवन यापन लागत वाले शहरों की रैंकिंग 2024 शीर्षक से इस रिपोर्ट जारी की गई है। जारी कौन करता है? तो मर्सर इसे जारी करता है। मर्सर के बारे में पहले भी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाई थी। मर्सर क्या करता है? लोगों के उच्च स्तरीय जीवन को लेकर यह रैंकिंग जारी करता है, और वर्तमान में इसने जो रैंकिंग जारी की है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग जारी की है, कि ऐसा कौन सा शहर है जो सर्वाधिक सबसे महंगा है और सबसे सस्ता है। इस प्रकार जो लिविंग की रिपोर्ट जो जारी की है वो किसने किया? मर्सर के द्वारा जारी की है। और शीर्ष स्थान पर कौन है? हांगकांग। इसमें 226 शहरों को अंकित किया गया है, और 226 शहरों में जो सबसे महंगे शहर है वो हांगकांग है, और हांगकांग के बाद सिंगापुर है, सिंगापुर के बाद स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है, और स्विट्जरलैंड का जिनेवा है, और स्विट्जरलैंड का बेसल है। तो ये टॉप 5 शहर है जो विश्व के सबसे महंगे शहर अपन इनको कह सकते हैं। और इसके बात करूं मैं भारत की, तो भारत का सबसे जो महंगा शहर है वो मुंबई है, और मुंबई के बाद तीसरे स्थान पर जो आता है शहर, सॉरी, दूसरे स्थान पर आता है वो दिल्ली है, तीसरे स्थान पर चेन्नई, और चौथे स्थान पर बेंगलुरु, और हैदराबाद 5वें स्थान पर है। इस प्रकार सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। ये अपने को ध्यान में रखना है। यह रिपोर्ट अभी किसने जारी की है? तो ये मर्सर के द्वारा जारी की गई है। जापान और फिलीपींस के मध्य कोई रक्षा समझौता हुआ है? ये अपने से नहीं पूछे जाने वाला। भारत और अमेरिका के ने किए सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर, ये क्या है? भारत और अमेरिका सरकार ने सांस्कृतिक संपदा को बनाए रखने के लिए विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के अवसर पर 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में क्या किया है? समझौते किए हैं कि अपने सार्वजनिक जो सांस्कृतिक संपत्ति है उसकी रक्षा के लिए अहम कदम का बीजारोपण करेंगे। सांस्कृतिक समझौता समझौता 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप है, जो सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध आयात निर्यात और स्वामित्व के हस्ताक्षर को रोकने के साधनों पर आधारित है। तो ये प्रमुख इनका मोटो है कि क्या करेंगे? जो सांस्कृतिक संपत्ति है उसका अवैध जो आयात निर्यात होता है उसका बेचना करना लेके आना, और स्वामित्व, चीज किसी की है, वस्तु किसी की है, और अधिकार किसी का जमाना। तो इस प्रकार की जो सांस्कृतिक संपत्तियों पर अवैध अपने कब्जा करते हैं तो उनको रोकने के लिए यह प्रमुख कदम उठाया गया है। किस किस के मध्य सांस्कृतिक संपत्ति को लेकर समझौता हुआ है? तो वह भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। कब? तो 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान 26 जुलाई 2024 को यह समझौता हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें विशेष क्या है?
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 22 और 23 जून को अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने भारत को 262 पुरावशेष सौंपे हैं। कि जो अमेरिका लेके ही चला गया था, कोई कोई अगर विजिट करने आया है पहले या किसे दिया गया है, तो वह वापस भारत को लौटाए गए हैं। और भारत 1976 से 358 पुरावशेषों को वापस लाया है। इनमें से 345 को 2014 के बाद वापस लाया गया है। एक बहुत बड़ी संख्या में जो माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद आए हैं। कितने? 2014 के बाद 345 पुरावशेषों को भारत वापस लाया गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत ने संभाली एडीपीसी की अध्यक्षता। एडीपीसी क्या है? एडीपीसी है साथियों, इसकी फुल फॉर्म एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। क्या है साथियों? एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। इसकी कमान किसने संभाली है? तो इसकी कमान भारत ने संभाली है। पहले यह क्या थी? चीन पिछले वर्ष इसका नेतृत्व कर रहा था, और अब 2024-25 का नेतृत्व कौन करने वाला है? तो भारत करने वाला है। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राजेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चीन से एडीपीसी की अध्यक्षता बैंकॉक थाईलैंड में 25 जुलाई 2024 को संभाली है। ये क्या है एडीपीसी? तो इसकी आइए चर्चा करते हैं। ये एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत और 8 पड़ोसी देश इसके सदस्य हैं, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी। यह क्या करता है? एशिया और जो प्रशांत क्षेत्र है उसमें किसी प्रकार की आपदा आती है, उस जोखिम से निपटने के लिए यह सहयोग और उस आपदा से निपटने के लिए इस संगठन का बीजारोपण किया गया था। तो यह क्या करता है? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जो भी आपदा आती है तो उससे सुरक्षा मुहैया कराने का प्रमुख कार्य रखता है। तो इसके भारत और 8 उसके पड़ोसी देश इसके क्या है? सदस्य हैं। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1986 में की गई थी। एक साल बाद हर देश है वो इसका नेतृत्व करता है। और 2000 इससे गत साल जो था 23 और 24, उसमें चीन इसका नेतृत्व कर रहा था, और 2024-25 में इसका जो नेतृत्व है, इसकी कमान जो संभालेगा वो भारत संभालेगा। ये था साथियों आज का एक सेशन, जिसके बारे में अपने महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन किया है। तो इसका जो रिकैप है साथियों, वो अपने एक नई मुहिम जारी की है शॉर्ट्स के माध्यम से। यूट्यूब शॉर्ट्स में आप 30 सेकंड में जितना भी पढ़ा उसको रिकैप आसानी से कर सकते हैं। एक बार शॉर्ट जरूर देखिएगा। काफी अपने कम समय में बहुत कुछ चीजें जान पाएंगे उस शॉर्ट्स के माध्यम से, इसलिए मैं आपके समक्ष उन्हें प्रस्तुत करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।